हेलो नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा और उम्मीद करेंगे कि सभी के सभी साथी अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और अच्छी तरीके से सभी लोग अपनी पढ़ाई को जरूर कर रहे होंगे। साथियों, अगर आपका आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम है तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमने कल भी आपको एक क्लास दी थी, आप सभी ने उसको एंजॉय किया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। 10,000 से अधिक विद्यार्थियों ने इस क्लास को प्यार दिया है। हूबहू हमने वही सवाल कराए जो आपके पेपर में अभी पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी तो एक बार देख लेना। अगर आप नए हैं तो आप सभी का आपके अपने परिवार पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। पूरी तरीके से रेलवे एग्जाम्स के लिए हम लोग तैयारी करवाते हैं। आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, ठीक है भाई। ग्रुप डी वाले बच्चे ध्यान से आज की क्लास को अटेंड करेंगे मेरे दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, 25 सवाल हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी टाइप के सवाल आपके पेपर में आ रहे हैं और इसी टाइप के सवाल आपको आगे देखने को मिलेंगे जिस टाइप के मैं आपको आज की क्लास में कराऊंगा, ठीक है। तो कंप्लीट क्लास आप लास्ट तक देखिएगा। कुछ होमवर्क भी हम आपको देंगे, उसको भी कर लेना और कुछ सवाल हम आपको कराने जा रहे हैं तो वो भी आपको करना है, ठीक है मेरे भाई। बाकी आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जानकारी भी दे देता हूं कि इस क्लास की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाती है। गुलशन सर ऑफिशियल के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर हम पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करा देते हैं, ठीक है। और अगर आपको हमारे साथ जुड़ के जीरो लेवल से अपनी तैयारी करनी है, फाउंडेशन लेवल से मैथ और रीजनिंग, साइंस, जीके सब कुछ सीखना है रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए, तो आप हमारा फुंतरू जी ऐप अपने फोन में जो है गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और आप एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे तो आपको जो सबसे बेस्ट हमारा बैच है वो ये वाला है, कंबाइंड ड्रीम रेलवे बैच। ये वाला नहीं, इसके आगे वाला ये। इसके अंदर सारे बैच का आपको एक्सेस मिल जाता है, यानी कि पूरा मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके, बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, रेलवे के सभी एग्जाम को एकदम जीरो लेवल से इसमें सारे सब्जेक्ट सिखा देते हैं। मैथ और रीजनिंग की इसमें फीस लगती है, बाकी सारे सब्जेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है। मिनिमम फीस है, बेस्ट कंटेंट है, हजारों सिलेक्शन इस बैच ने दिए हैं। आप सब जुड़ सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। आशा और उम्मीद है जो भी नए विद्यार्थी होंगे उनको प्रॉपर तरीके से जानकारी मिल गई होगी। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आज की क्लास का आपकी स्क्रीन पर है। 25 सवाल हम लोग करेंगे और स्पीड थोड़ी सी हमारी थोड़ी ज्यादा रहेगी सवालों को करने की। तो हम आपको पहले ही बता देते हैं कि अगर आपको स्पीड ज्यादा लगे तो आप जो है ना स्पीड को थोड़ा कम करके क्लास को जो है एंजॉय कीजिएगा, ठीक है मेरे भाई। लेकिन क्योंकि आपका एग्जाम है तो हम चाहते हैं कि जल्दी से कम समय में मैं आपको बेहतर कंटेंट दे पाऊं। उम्मीद करेंगे आप समझ जाएंगे मेरी बात को। पहला सवाल देखिएगा। राशि ने 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से 400 किलोमीटर की दूरी तय की है। वह प्रथम अंतराल में पहली आधी दूरी 2 घंटे में तय करती है, जबकि द्वितीय अंतराल में दूरी को प्रथम अंतराल की आधी चाल से 1 घंटे में तय करती है। दूसरी वाली जो दूरी है वो पहले वाले चाल की आधी चाल से 1 घंटे में तय करती है। तो शेष दूरी के लिए उसकी जो चाल है वो क्या होगी, ठीक है। तो ये सवाल बहुत नायाब है, मैं आपको बता दूं। आप वीडियो पॉज कीजिए और खुद सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, हम सॉल्यूशन करा देते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे भाई। सवाल यह है कि 400 किलोमीटर की टोटल दूरी है, अगर वो 50 की स्पीड से तय करेगा तो 5×8 = 40, 8 घंटे का समय उसको लगेगा। ये बात आप सभी को समझ में आनी चाहिए सबसे पहले, ठीक है। अच्छा, इसके बाद दूसरी बातें यहां से स्टार्ट होंगी कि मेरे भाई जो उसकी पहली आधी दूरी है वो 2 घंटे में उसने तय की है। तो टोटल दूरी 400 थी, 400 का आधा कितना होगा 200, यानी 200 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में उसने तय की है। तो जो उसकी स्पीड रही होगी वो रही होगी 100 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और टोटल दूरी में 8 घंटे लगे हैं, ये भी आपको साथ साथ ध्यान रखना है, जिसमें से 2 घंटे वो ले चुका है 200 किलोमीटर की दूरी को तय करने में। तो 8 घंटे टोटल लगे हैं, 2 घंटे वो ले चुका है आधी दूरी तय करने में। अब सवाल यह है कि जो द्वितीय अंतराल की दूरी है उसको प्रथम अंतराल की आधी चाल से 1 घंटे में तय करता है। तो प्रथम अंतराल वाला उसका चाल कितना था, तो प्रथम अंतराल वाला उसका चाल था 100। तो 100 किलोमीटर की आधी चाल से यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा से 1 घंटे के अंदर वो कितनी दूरी तय करेगा बाबू, तो आप कहोगे सर 50 किलोमीटर ही तय कर पाएगा। अब 1 घंटा इसका और हो गया, टोटल 8 घंटे लग रहे हैं, 2 घंटे स्टार्टिंग में और 1 घंटा ये हो गया है ना। अब 3 घंटे हो गए मेरे भाई। अब आप ये देख लो कि शेष जो दूरी है लास्ट में वो कितनी है। तो मेरे दोस्त आप बताओ, यहां पे 200 किलोमीटर चल गया था वो, और ये मेरे भाई 1 घंटे में 50 किलोमीटर चल गया। तो 200 और 50 250 किलोमीटर उसने तय कर लिया 400 में से, तो 150 किलोमीटर की दूरी बचेगी। अब 150 किलोमीटर की दूरी को किस स्पीड से तय किया जाए जिससे कि समय टोटल 8 घंटे निकल के आए। तो आप कहोगे सर 2 और 1 ये तो 3 हो गया, अब 3 में 5 जोड़ना पड़ेगा तब 8 घंटे निकल के आएगा। तो 5 कैसे जोड़ोगे, अगर आप 30 का भाग 150 में लगाओगे तो 30 पंच 150 तभी 5 आएगा, तभी तो 5 और 3 मिलके 8 घंटे लगेंगे टोटल। इसका मतलब जो शेष 150 किलोमीटर की दूरी थी उसके लिए उसकी जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा रहनी चाहिए। नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन,
उम्मीद करेंगे आपको समझ में आया होगा। वीडियो पॉज करो, दोबारा देखो, तब समझ में आएगा मैंने क्या कहा। ठीक है, नेक्स्ट लेवल रियल में, और ये पूछ रहा है रेलवे आपसे। तो ये पहला सवाल था आज की क्लास का। अगला देखिए, एक मशीन पर 2,56,000 के अंकित मूल्य पर 12% की व्यापारिक छूट है, लेकिन नगद छूट देने के बाद मशीन को 2,05,000 में बेचा जाता है। तो नगद छूट का परसेंटेज बताओ, लगभग में पूछा गया है आपसे, है ना। अब कैसे करोगे इस सवाल को, देखो ध्यान से। देखो 2,56,000 अंकित मूल्य है और विक्रय मूल्य है 2,05,000। वीडियो पॉज करके आप खुद सॉल्व भी कर सकते हो। तो 2,56,000 जो है अंकित मूल्य है और 2,05,000 विक्रय मूल्य है। तो अगर हम आपसे कहें कि टोटल जो डिस्काउंट है वो कितने रुपए का है, तो आप कहोगे सर 51,000 रुपए का डिस्काउंट टोटल दिया गया है, कितने पर, 2,56,000 पे। तो अगर मैं आपसे टोटल डिस्काउंट का परसेंटेज पूछूं कि कुल जो है टोटल जो डिस्काउंट है वो कितना परसेंट दिया गया है, तो आप कहोगे 51,000 का डिस्काउंट है 2,56,000 पे, और मल्टीप्लाई आप 100 का करोगे। अब देखो 51 पंचे ना 255 होता है, और यहां पर 256 है, और उत्तर हमें लगभग में बताना है। तो हम 256 को 255 के तरीके से ट्रीट कर लेंगे और बोल देंगे लगभग 5 बार ये कटेगा और 5 से 100 कट जाएगा, लगभग 20 बार। वैसे तो मेरे प्यारे भाई जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे ना तो थोड़ा सा ये ज्यादा है, तो इसलिए 19.99 के समथिंग आएगा, 19.99 के समथिंग रियल कैलकुलेशन। बट हमें वो नहीं करनी एग्जाम में, हम लगभग में यहां पे देख लेंगे कि 20% का डिस्काउंट है ना ओवरऑल। अब एक डिस्काउंट कितना था भैया, 12% का था। ठीक है, अब 12% के डिस्काउंट में वो भी क्रमिक बट्टा है, कौन सा दूसरा वाला डिस्काउंट लें कि 20% ओवरऑल बन जाए। तो अब आप ये गलती बिल्कुल मत कर देना कि आप 12 में 8% ले लो। आप कहोगे सर यहाँ 20 है और 12 और 8 20 होता है, तो 8 क्यों नहीं होगा दूसरा डिस्काउंट, किस लिए, इसलिए नहीं होगा कि जब आप यहाँ 8% लोगे तो आप ये भूल रहे हो कि फॉर्मूला a प्लस बी माइनस a गुणा b बटे 100 होता है। तो 20 तो ये हो जाएगा, लेकिन इसके बाद 20 गुणा 8 बटे 100 आप करोगे तो ये 1.6 आएगा। तो 1.6 जब 20 में से घटाओगे मेरे प्यारे भाई तो ये 19.4 बनेगा, वो गलत हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि 8% नहीं 9% इस सवाल का आंसर होगा, कि जो दूसरा डिस्काउंट है वो 9% का दिया गया होगा। तो a प्लस बी माइनस a गुणा b बटे 100, इस प्रकार से। तो 20 और 12 और 9 21 हो जाएगा, और 12 नंबर 108 यानी कि 1.08 घट जाएगा। तो लगभग जो है आपका 20% के समथिंग इसका आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। तो आंसर इसका 9% होगा। आप रियल कैलकुलेशन के भी साथ करके देख सकते हो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है ना। एकदम से पंखे ना खोल लेना आपने ये क्या हो गया, गहरी बातें हैं गणित की, समझो। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आप रियल कैलकुलेशन करोगे ना तो यहीं पे आपका पूरा दिन निकल जाएगा, फिर तो हो गया सवाल आपसे, है ना। तो ऐसे करना है लगभग वाले मेथड से, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, अप्रोक्स मानकर। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल मेरे प्यारे भाई, x माइनस 3y का होल क्यूब प्लस 27y³ माइनस xy² को हल करो। ऑप्शन ये है आपके पास, सिंपल मामला है, लेकिन मेरे प्यारे भाई टाइम टेकिंग मामला है। ठीक है, और ये सवाल आपके पेपर में आ रहे हैं। अब जैसे ये सवाल है तो इसमें a माइनस बी का होल क्यूब आपको लगाना पड़ेगा। मैंने बोला था अगर आपको स्पीड ज्यादा लगे तो थोड़ा स्लो करके क्लास देख लेना। स्पीड हम जानबूझ के थोड़ा ज्यादा रख रहे हैं, जिससे कि आप जो है कम समय में सारा कंटेंट आप पढ़ पाए। वैसे भी आपके एग्जाम चल रहे हैं, ठीक है भाई। तो a माइनस बी का होल क्यूब जब आप लगाओगे तो ये बनेगा a³ माइनस b³। तो 3 का क्यूब होता है 27y³ हो जाए, a³ माइनस b³ माइनस 3ab, तो 3ab, ठीक है, 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। तो ब्रैकेट में जब आप a माइनस बी करोगे तो वो कितना आएगा, ब्रैकेट में आपका x माइनस 3y ही आ जाएगा। और इसके बाद मेरे प्यारे भाई आप 27 का अंदर इधर गुणा कर दोगे तो ये 27y³ और माइनस का 27xy², ये आपका यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, अब आप थोड़ा सा इसको सॉल्व आउट कीजिएगा। देखिए ये 3 तुर का 9 हो जाएगा, डायरेक्ट ही समझना। तो 9xy हो जाएगा आपका यहाँ पर। और अब आप इसको देखिएगा, जब आप 9 का अंदर गुणा करोगे तो ये 9x² भाई x गुणा x करोगे ना तो 9x² हो जाएगा। ध्यान से देखते रहना, 9x² हो जाएगा। और यहां पर मेरे प्यारे भाई बचा कितना था वो आप एक बार दोबारा देख लीजिए, 9xy बचा था। तो 9x² हो गया। अब 9xy का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 3y में, अरे देख लीजिए ना यार, फालतू में आप बात कर रहे हो। जब माइनस 9xy का अंदर गुणा होगा, एक स्टेप बढ़ा ही देते हैं, ठीक है, फालतू में लफड़ा पड़ जाएगा आपके साथ। 27y³, एक स्टेप बढ़ा देते हैं, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस का 9x²y, अब माइनस ये है और माइनस का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 9 तिया 27xy², 2 बार y मिल जाएगा, है ना, लेकिन प्लस का हो जाएगा माइनस माइनस। ठीक है,
और यहां पर क्या है मेरे भाई आपका ये 27y³ है और माइनस का 27xy² है। ठीक है, अब आप जरा इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखो ये प्लस का 27xy², ये माइनस का 27xy² कट जाएगा। ठीक है, ये माइनस का 27y³, ये प्लस का 27y³ कट जाएगा। तो बचा क्या आपके पास मेरे भाई, बचा आपके पास x³ माइनस 9x²y। तो अगर कोई भी गलती नहीं हुई है मेरे प्यारे भाई तो आंसर इसका ए ऑप्शन आएगा, अगर कोई प्लस माइनस का मिस्टेक नहीं हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, है ना। बहुत आसान सवाल था, बस आपको ए क्यू बी क्यू का फॉर्मूला लगाना है, आसानी से आपका सवाल बन जाएगा। सॉल्व कर लेना इसको अच्छे से। अगला एक ये सवाल आ रहा है, 8 tan a बराबर 5 दिया हुआ है, तो यहां से tan a का मान कितना होगा मेरे प्यारे भाई। आप वीडियो को पॉज करके भी क्लास को देख सकते हो, है ना। तो tan a का मान यहां पर 5/8 हो जाएगा। हमें निकालना है 8 sin a माइनस 7 cos a बटे 8 sin a प्लस 11 cos a। तो इसको tan में बनाना पड़ता है, तो ऊपर नीचे cos का भाग लगा देंगे, है ना। दोनों जगह ऊपर भी cos का भाग लगा देंगे, नीचे यहां ऊपर नीचे cos का भाग लगा देंगे। तो ये sin बटे cos क्या बन जाएगा, tan a बन जाएगा। तो 8 tan a, ध्यान से सुनना, माइनस cos से cos कट के 7 हो जाएगा। नीचे क्या बन जाएगा, 8 tan a प्लस cos से cos कट के केवल 11 बचेगा। और tan a की जो वैल्यू है ना 5/8, वो उठा के वहां पे चिपका दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो जब आप देखो 5/8 जब tan a की जगह चिपकाओगे ना तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। तो 5 माइनस 7 करोगे तो माइनस का 2 बचेगा। और ऐसे ही यहां पर भी 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, है ना, जब चिपकाओगे यहां। तो 11 और 5 कितना बच जाएगा आपका, 16। ठीक है, तो 2 8 16, आंसर क्या आना चाहिए, -1/8 आना चाहिए। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत ही सुंदर, आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। अगला सवाल देखिए, यहां पर एक ये सवाल आपका आ रहा है डीआई से, है ना। तो इसमें क्या कह रहा है कि भैया ये खर्चा वगैरह दिया गया है आपको, और कुल मासिक जो आय है वो 32,000 है। घर के किराए और बिजली का जो खर्चा है उसके काटने के बाद जो है आय कितनी बचेगी। तो किराया और बिजली का खर्चा निकाल दो मेरे भाई। तो घर का किराया कितना, हाउस रेंट है 25%, और दोस्तों बिजली का बिल कितना है 15%। तो 25 और 15 40% जो खर्चा है वो हमें हटाना है। तो जब 100 में से 40% हटाओगे तो 60% बचेगा। तो आपको 32,000 जो टोटल आय है इसका 60% निकालना होता है। तो 32 छिक्का 192 होता है मेरे प्यारे भाई, है ना। 192 से आंसर स्टार्टिंग होगा, 192 और 00, क्योंकि और तो कुछ आएगा नहीं। तो 192 00, वैसे भी 0 कट जाएगा मेरे भाई, दो ही जीरो लास्ट में आएंगे। तो ऑप्शन ए 19,200 रुपए जो है आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए ध्यान से, कह रहा है कि एक संख्या है 1254216। ठीक है, आई रिपीट माई वर्ड अगेन एंड अगेन। अगर तुमको महसूस हो रहा है कि यार मास्टर बड़ा स्पीड में पढ़ा रहा है, तो दोस्त मेरे पेपर ऐसे ही निकलता है, भड़बड़ाओ मत यार, काहे टेंशन ले रहे हो। तुम क्या सोच रहे हो कि जैसे ये सारे के सारे यूट्यूब पर आपने देखा होगा सबके सब जो है पागल बनाने में लगे, हम भी वही करने लगे। ऐसा हम है नहीं मेरे प्यारे भाई, हम आपको वैसे ही पढ़ाते हैं। आप मेरा चैनल देखिए जाके, और भी क्लासें हमारी देख लीजिए, आपको अंदाजा लग जाएगा कि पढ़ना ऐसे ही चाहिए, सिलेक्शन ऐसे ही होता है। थोड़ा सीरियस हो जाओ। अगर मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट में बताना जरूर। ठीक है, 1254216 जो है ये किससे विभाजित है ये। तो ये देखिए आप, जैसे पहला ऑप्शन 8 है, तो आप लास्ट 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट के 3 अंक कटने चाहिए 8 से। तो 216 को 8 से काटो मेरे भाई, 27 8 216 होता है कि नहीं होता है। तो ये 8 से कट गया नंबर मेरे भाई, तो 8 से कटेगा, बाकी के चेक ही नहीं करेंगे, क्योंकि एक ही ऑप्शन तो आंसर होगा। जब पहले से कट गया तो फिर हम बाकी के चेक क्यों करेंगे दोस्तों, है ना। अगला सवाल, 45x⁴ 5/y² का मध्य अनुपात बताओ। तो मध्य अनुपात होता है √a गुणा b। ठीक है, तृतीय अनुपात का भी सवाल आ रहा है, b² वाला, और मध्य अनुपात का भी आ रहा है। तो √a गुणा b करना है आपको, यानी 45x⁴ और गुणा 5/y²। ठीक है, अब ये जो 45 है ना मेरे प्यारे भाई, आप इसको तोड़ लो। कैसे तोड़ेंगे सर, 45 को 5 गुणा 9 लिख सकते हैं। ठीक है, 5 गुणा 9 लिख सकते हैं ना 45 को। अब देखो रूट के बाद अंदर 2 5 हैं, तो एक तो 5 बाहर आ जाएगा। अब ये जो 9 है इससे 3 बाहर आ जाएगा। x⁴ है, इसमें x⁴ 2 बाहर आ जाएगा। ये y² है तो 1 y बाहर आ जाएगा। 5 या 15 x²y, 5 या 15 x²y, बी ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत ही सुंदर। अगला सवाल, x³ = 184 + y³, x = 4 + y, तो x + y का मान बताइए। अब ये सवाल बहुत नायाब है, मतलब ये इतना बेहतरीन सवाल रेलवे ने पूछा है दोस्त मेरे कि इसकी क्या तारीफ करें। अभी हम जब सॉल्व करेंगे ना इसको तो आपको पता चलेगा। बहुत अच्छा सवाल मुझे लगा। ठीक है, बहुत ही जेन्युइन सवाल है। और आगे जितने भी एग्जाम है, चाहे लोको पायलट का एग्जाम हो, टेक्नीशियन का एग्जाम हो, एनटीपीसी ग्रेजुएशन एंड अंडर ग्रेजुएट वाले पेपर हो, उसमें इस टाइप का सवाल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसको आपको प्रॉपर करना पड़ेगा। कोई इसमें ये नहीं है कि आप कोई ट्रिक लगा दोगे। हमेशा बोला है ट्रिक बराबर धोखा। अब यहां धोखा मिलेगा अगर आपको कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है। देखो कैसे, x³ = 184 + y³। तो सबसे पहले तो मेरे दोस्त आपको क्या करना है, y को इधर लाना है।
तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर 184 दिया हुआ है, और ये जो x बराबर 4 प्लस वाई है ना, उसमें y इधर लाना है, और x माइनस वाई बराबर 4 दिया हुआ है। ये दो बातें हैं जो आपको सबसे पहले यहां पर देखनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, क्योंकि यहाँ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब दिया है, तो यहाँ एक्स माइनस वाई का आपको होल क्यूब खोलना पड़ेगा, है ना, ये आपकी मजबूरी है। तो आप इधर होल क्यूब खोलो, दोनों का होल क्यूब कर दो मेरे प्यारे भाई। तो जब आप इसका होल क्यूब करोगे तो जरा ध्यान से देखना, ठीक है, बहुत ध्यान से। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी और बराबर 4 का क्यूब 64। ध्यान से सुनना, एक्स क्यू माइनस बाई क्यूब की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, तो एक्स क्यू माइनस बाई क्यूब की वैल्यू 184 है, तो वो चिपका देंगे, देखते रहना, ठीक है। और मेरे भाई एक्स माइनस वाई बराबर कितना था, 4, तो ये जो एक्स माइनस वाई यहाँ पे ब्रैकेट में चिपका हुआ फालतू में, इसमें गुणा कर देंगे 4 का, तो ये 4 तिया कितना हो जाएगा भैया, 12xy हो जाएगा। देखते रहो देखते रहो देखते रहो, 12xy, ठीक है। अब ये माइनस का 12xy उधर चला जाएगा, ठीक है, और वो 64 इधर आ जाएगा माइनस का, और ये जब माइनस का 12xy उधर जाएगा तो ये प्लस का 12xy हो जाएगा। अरे सर ये क्या कर दिया, दोस्तों करना पड़ेगा ऐसे ही, देखते रहो। अगर नजरें बिल्कुल यहीं रहेंगी ना तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो गेंद की तरह ऊपर से चला जाएगा। ये जो भी कर रहा हूं इधर उधर वो बस देखते रहो, सब समझ में आएगा, ठीक है। 184 में से 64 घटाओगे बचेगा कितना मेरे प्यारे दोस्त, 120 बचेगा। 12 दाई 120 होता है। तो यहां से इतनी मेहनत करने के बाद हमें एक्स वाई की वैल्यू पता चल गई कि सर एक्स वाई की वैल्यू जो है वो 10 है। अब देखो सवाल कैसा रूप ले रहा है, वो तो कह रहा था x प्लस वाई बताओ, अब उसको निकालने का तो कोई सर चांस ही समझ में नहीं आ रहा। चांस है, चांस देखना पड़ेगा। पूछो कैसे, आपको x माइनस वाई की वैल्यू दी हुई है 4, देखते रहना, x माइनस वाई की वैल्यू जो है वो आपको 4 दी हुई है, और एक वैल्यू आपने अभी निकाल ली कि सर एक्स वाई की जो वैल्यू है वो 10 है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब दोनों तरफ इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। सर ऐसा क्यों, देखते रहो ना, जब आप स्क्वायर करोगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy और बराबर 4 का स्क्वायर 16। एक्स वाई की वैल्यू 10 है, वो यहां उठा के रखोगे, 10 दूनी 20 हो जाएगा, और 20 उधर जाके 16 में जुड़ जाएगा मेरे प्यारे भाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो 36 आ जाएगा। अब हमें तो सर एक्स प्लस वाई निकालना था, आपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकाल दिया। अरे यहीं से तो रास्ता खुलेगा, एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालने के लिए आपको एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सर कैसे, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कर दो, कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू देखो कितनी आ गई है, 36, वो यहां रखोगे। एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई है, 10, तो 10 का 2 में गुणा करोगे तो 20 हो जाएगा। अब 36 और 20 कितना होता है मेरे भाई, आपका 56 होता है। तो सर 56 तो ऑप्शन में ही नहीं है, होगा भी नहीं, क्योंकि ये आंसर ही नहीं है। इसलिए क्योंकि आपने तो x प्लस वाई का वैल्यू आपको निकालना था, आपने तो उसका स्क्वायर कर दिया है। तो मेरे प्यारे भाई क्या करोगे, 56 का अंडर रूट लोगे, तब x प्लस वाई की वैल्यू आएगी अंडर रूट 56, और 56 को लिख दोगे 14 गुणा 4, ठीक है। तो 4 से बाहर 2 आ जाएगा, अंदर बचेगा रूट 14 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है मेरे दोस्त। स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत आपत्ति किसी भी बालक को अगर हो तो वो बता देना। वैसे तो मैंने पूरी कोशिश की है कि कोई आपत्ति आपको ना हो। मान लो एक बार में पल्ले नहीं पड़ा क्योंकि बड़ा सवाल था, कुछ मामला इधर उधर एकदम से मिसमैच हो गया, एकदम गोलियां चल गई दिमाग में, तो वीडियो को वापस ले जाओ और फिर से इस सवाल को एक बार देखो, ठीक है मेरे भाई। गोलियां वोलियां मत चलने दो दोस्तों। अगला सवाल बताओ, चलो नेक्स्ट। 84 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 105 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। ध्यान देना, 84 वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो है वो बराबर है, किसके बराबर है, 105 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो सीपी और एसपी का यहां से रेशियो आ जाएगा, देखो 21 चौके 84, 21 पंचे 105, तो एसपी बटा सीपी बराबर कितना आएगा यहाँ से, 5 बटा 4, यानी कि 4 रुपए की चीज को कोई 5 रुपए में बेच रहा है, तो 1 रुपए का उसको लाभ हो रहा है 4 रुपए पर, और 1/4 का मतलब बता देना मेरे भाई, कलेश मत मचा देना, ठीक है। वैसे तो बिल्कुल सही है, ऐसा कोई उसमें लोचा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 21 mm त्रिज्या की एक गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो मेरे भाई गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो पाई आ रहा है ना इसमें, तो 11 का मल्टीपल देख लो भैया, यहाँ पर 11 का मल्टीपल देख लो, 5 4 9 5 2 7, 11 से नहीं कट रहा है, 5 4 9 11 से नहीं कट रहा है, ये 11 से कट रहा है, ये भी 11 से नहीं कट रहा है। सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, क्योंकि पाई आ रहा है ना 4 पाई आर स्क्वायर में। भाई करने को कर तो सभी लोग 4 पाई और उसके बाद आर स्क्वायर 21 गुणा 21, इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा, लेकिन हम क्यों सॉल्व करें, 11 का मल्टीपल देख लेंगे, क्या दिक्कत है। अगला, 3 पुरुष एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। देखो अगर 3 पुरुष किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं तो टोटल काम 30 हो जाएगा। इस बात का मतलब तो यही है।
4 महिलाएं इसे 12 दिन में कर सकती हैं और 10 योग्य श्रमिक जो है इसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। प्रतिदिन 4 पुरुष 4 महिलाएं, इसका मतलब समझो क्या है, 3 पुरुष हैं 10 दिनों में, तो 3 नहीं 30 एम जो है वो बराबर है किसके, 4 महिलाएं 12 दिनों में, तो 12 चौके 48 वोमेन के बराबर है, ठीक है। और यही काम मेरे भाई 10 योग्य श्रमिक 6 दिनों में, तो 10 सिक्का 60 श्रमिक को ऐसे लिख दे रहे हैं, यानी कि ये इक्वेशन यहां पर ये आपस में बराबर है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करके जो है छोटा कर लो, जैसे 6 पंचे 30 होता है, 6 अट्ठे 48 होता है, 6 दाई 60 होता है, तो ये दबाने वाला हो गया। यहां से महिला पुरुष और श्रमिक की एफिशिएंसी आ सकती है। जैसे अगर आपको महिला की निकालनी है तो आप, जैसे पुरुष की निकालनी है ना मैन की, तो आप इसको दबा लो, 8 दाई 80 तो आ जाएगा मेरे भाई पुरुष, आप इसको दबा लो, 10 पंचे 50 आ जाएगा मेरे महिला, और इसको दबा लो 8 पंचे 40 हो जाएगा आपका श्रमिक, 0 0 0 कट जाएगा। अब टोटल वर्क निकाल लो। फॉर एग्जाम्पल आपने ये काम करवाया है पुरुष से, तो पुरुष की कार्य क्षमता 8 है, तो एम की जगह पे 8 रख दो, 3 गुणा 8 गुणा 10, तो मेरे भाई 3 अट्ठे 24 और 10 240 यूनिट टोटल वर्क हो जाएगा। इस टोटल वर्क को 4 पुरुष 4 महिलाएं और 4 श्रमिक करते हैं, तो एक पुरुष 8 के बराबर, तो 4 गुणा 8, फिर 4 गुणा 5, फिर 4 गुणा 4, सब लोग 4 ही है ना मेरे प्यारे दोस्त, तो 8 चौके 32, 5 चौके 20, 4 चौके 16, ठीक है। तो आपको यही आपका आंसर होना चाहिए 240 बटे, इसको सॉल्व करो, 8 चौके 32 और 5 चौके 20, 32 और 20 कितना 52 और 4 चौके 16, तो 52 और 10 62, 62 और 6 68, तो नीचे आपका 68 आ जाएगा। 17 चौके 68 होता है, 17 नीचे है, बिल्कुल है मेरे प्यारे भाई। क्या एक ही ऑप्शन में 17 है क्या? नहीं, 2 ऑप्शन में 17 है, तो इसको 4 से काटो, 4 छंग 24 60 आ जाएगा, 60 बटे 17 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। बढ़िया सवाल, अच्छा सवाल टाइम एंड वर्क का। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 36 से विभाजित है? एक बात बताओ, जो 36 से विभाजित होगी वो 9 और 4 दोनों से विभाजित होगी, 9 चौके 36, 9 और 4 दोनों से विभाजित होगी। पहले आप देख लो 4 से कौन सा नंबर विभाजित है, क्या 42 4 से कटता है? नहीं, लास्ट के 2 अंक देखने होते हैं ना, 72 12 और 40, ये 4 से कट जाएंगे। अब हमें 9 का भी देखना पड़ेगा, तो 9 का तो अंकों का योग देखा जाता है, तो 8 और 8 कितना 16 और 4 20, ये 9 से नहीं कट रहा है, 9 हटा दो, 7 2 9 हटा दो, 6 2 8, ये भी 9 से नहीं कट रहा है, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। 5 वर्ष की दर से 32 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और 10% प्रति वर्ष की दर से 4.5 वर्षों का साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 360 रुपए है। हमें राशि बतानी है मेरे दोस्त। साधारण ब्याज होता RT% है ना, तो कुछ भी नहीं करना है। यहां देखो 12 गुणा 32 साल, ये थोड़ा हमें टाइम पीरियड ज्यादा लग रहा है यार, इसका 32 तो नहीं होना चाहिए, पता नहीं क्यों लग रहा है। जैसे यहाँ पे देखो इसने गलती की है, जैसे यहाँ 4.5 है, तो हो सकता है कि वहां 3.2 हो या 3 सही 1/2 हो, कुछ ऐसा होगा। इस बात को आप समझो, 3.5 होगा, है ना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, नहीं तो फिर बहुत ही ज्यादा हो जाएगा ना भाई। जैसे अगर आप मल्टीप्लाई, ये तो अंतर से भी ज्यादा हो जाएगा एक तरीके से भाई। 12 दूनी 24 की 4 हासिल, 2 12 36 और 2 38, 384% बन रहा है ब्याज। अब दूसरा आप भले ही निकाल लो 10 गुणा 4.5 से, 2 चौके 8 और 1 9/2, तो 2 पंजे 9 पर 45% आ जाएगा। तो इन दोनों का जो अंतर है वो 360 के बराबर होगा क्या भाई? ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है ना 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 ना, ये तो गलत बात है मेरे प्यारे भाई। अगर मान लो कि वो 3.5 साल है, 7/2 है, तो 2 छंग 12, 7 छंग 42, 42 और 45 का अंतर 3% आएगा। 3% की वैल्यू 360 हो जाएगी, 1% की वैल्यू 120 हो जाएगी, 100% की 12,000 हो जाएगी। बिल्कुल सही है ना? ये गलत यहाँ पे टाइप हो गया, देख रहे हो। मास्टर वो है जो गलत को भी सही कर दे दोस्तों, समझे? मैं क्या कह रहा था आपसे, मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे ना ये 2 साल फालतू में लिख दिया इसने। इसकी पत्नी से लड़ाई हो गई होगी हमारे विनोद की टाइपिंग वाले की, है ना। ये 3 है, केवल 3 साल है इसमें। अब ये हो गया देखो सवाल लल्लू। देखो मेरे 12% से 3 साल का कितना बनेगा? 36% ब्याज बनेगा। और 10% से 4.5 साल का कितना बनेगा? 3.5 लिया था क्या मैंने वहां पे? हाँ, 3.5 साल है, मतलब 3 सही 1/2, 3 सही 1/2, 3.5 साल ले लो आप उसको। तो 12 कितना बन रहा था ये, मतलब 2 3 6 और 1 7/2 करोगे ना, 2 छंग 12 7 छंग 42% ब्याज वो बन जाएगा। और 10 गुणा 4.5 करोगे तो 45% ये बन जाएगा। तो अंतर 3% का है दोनों के ब्याजों में। सवाल में 360 दिया हुआ है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ से 12 3 36 होता है ना, तो 120 हो जाएगी। तो राशि 100% होती है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12,000 हो जाएगी। ए ऑप्शन, ठीक है। क्लास पसंद आ रही है तो शेयर जरूर करना मेरे दोस्त, और क्लास उसी को पसंद आएगी जिसने प्रॉपर तरीके से कम 4 से 5 6 महीने पढ़ाई को दिए होंगे, है ना। अब मान लेते हैं कि अगर आप में से आपको इनमें कुछ आता ही नहीं है कि ये क्या है क्या नहीं है, तो पहले फाउंडेशन बैच लेकर पढ़ो, सीखो, कम से कम 3 महीने हमें दो,
तब ये सारी चीजें मैथ में आपकी इसी लेवल की पहुंचा देंगे, मेरा वादा है। लास्ट ईयर हजारों की पहुंचाई है, ठीक है। तो दोस्त मेरे एकदम से कुछ नहीं होता है, लेकिन एक दिन जरूर होता है। एबीसी ट्राइंगल है, इसमें ओ वाले वृत्त में अंकित है ना। ए बी बराबर दिया हुआ है 35, BC 12, AC 37, 12 35 37 पढ़ के ही समझ में आता है। 12 35 37 ये तो ट्रिपलेट का सवाल है। अब मेरे भाई ये क्या कह रहा है, देखो सवाल ये कह रहा है एक सर्कल है, तो एक सर्कल बना लो। कह रहा है सर्कल के अंदर एक समकोण त्रिभुज है। बोला नहीं है इसने बात की समकोण त्रिभुज है, लेकिन हमें पता चल गया कि समकोण त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त ये ट्रिपलेट है। 12 35 37 जो होता है वो ट्रिपलेट होता है। तो ये कह रहा है कि जो इसका नाम है ट्राइंगल का वो है ABC। वैसे बनाने की जरूरत नहीं है, परित्रिज्या पूछ रहा है ना, तो सबसे बड़ी भुजा की आधी होती है परित्रिज्या, ठीक है। बना दे रहा हूं बस आपके लिए। AB की जो लंबाई है वो 35 है मेरे भाई, और BC की जो लंबाई है वो 12 है, और AC की लंबाई जो है वो 37 है। ये कह रहा है कि सर्कम रेडियस बताओ, परित्रिज्या बताओ। तो सर्कम रेडियस समकोण त्रिभुज के केस में C/2 होती है, C/2, 37 का आधा। तो 37 का जब आप आधा करोगे तो 36 का आधा 18 होता है ना, तो 37 का आधा 18.5 हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ परित्रिज्या की जगह ये इन रेडियस पूछता, अंतः त्रिज्या पूछता, तो समकोण त्रिभुज के केस में अंतः त्रिज्या का फॉर्मूला होता है A + B - C/2। ये होता है इन रेडियस का फॉर्मूला, और C/2 होता है मेरे भाई सर्कम रेडियस का फॉर्मूला, यानी कि परित्रिज्या का फॉर्मूला, ठीक है। हमने ज्योमेट्री चैप्टर जो आपको पढ़ाया है ना, उसके अंदर ये बातें सिखाई हैं। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। वीना और कर्मेश दिल्ली से अलग अलग जगहों पर थे। दिल्ली में है वीना और कर्मेश। उन्होंने कुछ मुद्दों को सुलझाने के लिए मिलने के लिए एक बैठक की जगह तय की। दोनों में आपस में ब्रेकअप वगैरह हुआ होगा, वीना में और कर्मेश में। तो मुद्दों को सुलझाने के लिए उन्होंने तय किया कि हम लोग मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, ठीक है। वीना स्थान ए से सुबह 8 बजे अपनी यात्रा शुरू करती है और 4 बजे स्थान पर पहुंच जाती है। कर्मेश वीना से शुरू होने के 2 घंटे बाद, यानी कि 8 और 2 10 बजे यात्रा शुरू करता है, और वो शाम को 5 बजे पहुंचता है गंतव्य पर। 1 घंटे वीना को इंतजार कराता है कि तू बैठी रह, ज्यादा तूने बुद्धि खराब हो गई ना तेरी, है। कर्मेश और वीना किस समय पर एक दूसरे से मिलेंगे, इनकी मुलाकात, इनका मिलन कब होगा, कितने समय पर होगा, ये आपको निकालना है। भावनाओं में मत बह जाना मेरे प्यारे भाई, ठीक है। सुबह 8 बजे वीना निकलती है और 4 बजे पहुंचती है, तो 8 से 4 16 8 घंटे, यानी वीना को इस यात्रा को तय करने में 8 घंटे का समय लगा। और दूसरा लड़का जो कर्मेश है वो 2 घंटे बाद, यानी कि 10 बजे सुबह वो निकला और शाम को पहुंचा मेरे दोस्तों कितने बजे, 5 बजे। तो 10 बजे निकला और 5 बजे पहुंचा भाई, 8 से 2 घंटे बाद। तो 10 बजे निकला और 5 बजे पहुंचा, तो 7 घंटे का समय कर्मेश को लग गया। तो ये तो इनके टाइम का रेशियो हो गया। तत्काल से प्रभाव से आप स्पीड का रेशियो निकाल सकते हो कि 7 और 8 हो जाएगा, उल्टा होता है। तत्काल प्रभाव से आप डिस्टेंस निकाल सकते हो एलसीएम लेके कि 7 8 56 किलोमीटर की दूरी है इन दोनों के बीच में, ठीक है मेरे भाई। इन दोनों के बीच में 56 किलोमीटर की दूरी है। और तत्काल प्रभाव से मेरे दोस्तों आपको समझ में भी आ गया होगा कि वही सवाल है सर, कौन सा, जो आप पढ़ाते हो ट्रेन वाले चैप्टर में, कि एक रेलगाड़ी इधर से इतने बजे चली, एक रेलगाड़ी इतने बजे चली, ये आपस में कब मिलेगी। तो यहाँ रेलगाड़ी की जगह 2 युवक हैं, मतलब एक युवती है और एक युवक है, जिन दोनों आपस में मुद्दे सुलझाने के लिए मुलाकात कर रहे हैं, मिलन है इनका। तो ये मिलन जो है ये कब हो पाएगा, ये निकालना है। तो मिलन तब हो पाएगा जब दोनों सेम टाइम पे निकलेंगे, सिखाया था। लेकिन ये वीना जो है बेचारी, ये 8 बजे निकल जाती है, कहती है कि मुझे जल्दी से पैचअप करना है। ये जो है दुर्गेश, ये क्या लड़का है इसका, कर्मेश, ये 10 बजे निकलता है यहां से। तो क्या करो कि इसको 8 बजे से 10 बजे चलवा दो, वीना को 10 बजे चलवा दो। तो 2 घंटे वीना को आप आगे खींच के ले जाओगे। तो वीना की स्पीड कितनी है, 7 है। तो 7 के हिसाब से 2 घंटे में 14 किलोमीटर की डिस्टेंस आपको फिर माइनस करनी पड़ेगी। तो 56 - 14 करोगे तो 42 किलोमीटर की डिस्टेंस बचेगी। और इसको तय करने में 7 और 8 15 की स्पीड से इनको कितना समय लगेगा, 15 का भाग लगा दो। तो 15 दूनी 30, 2 घंटे तो ये पूरे हो गए मेरे प्यारे भाई। बचा कितना यहाँ पे 12 है ना, और बटे 15 गुणा करेंगे 60 का मिनट में कन्वर्ट करने के लिए, 15 चौके 60, 12 चौके 48, 2 घंटा 48 मिनट में इनका मिलन हो जाएगा। हैं, बहुत लंबा चल गया मिलन मेरे भाई, 2 घंटे 48 मिनट है ना। अब ये कितने बजे मिलेंगे ये पूछ रहा था। तो दोस्तों हमने चलवाया इसको 10 बजे चला था ना ये दुर्गेश, और इसको भी 2 घंटे आगे ले गए थे हम, 8 बजे से 10 बजे चलवाया था। तो हमने चलवाया 10 बजे था और 2 घंटे 48 मिनट समय लगेगा, तो 12:48 में मुलाकात हो पाएगी इनकी, ठीक है मेरे भाई। बहुत ही सुंदर बेहतरीन सवाल, स्क्रीनशॉट ले लेना। समझ में ना आए हो तो दोबारा देख लेना क्लास को पीछे करके, ठीक है। स्पीड थोड़ी ज़्यादा रख रहा हूँ, मुझे पता है, बड़बड़ाओ मत, परेशान मत हो। फाउंडेशन बैच में बहुत धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, बट ये क्लास का ध्येय अलग है। इसका ध्येय है आपका एग्जाम क्वालिफाई करवाना। तो पेपर ऐसे ही निकलता है दोस्तों, है ना। शेयर करते रहना अपने दोस्तों तक। एक समांतर चतुर्भुज ABCD में यदि शीर्ष क्रम से क्रम में है
और विकर्ण AC और BD जो है बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। समांतर चतुर्भुज का मतलब हो गया मेरे प्यारे भाई यहाँ पर पैरालेलोग्राम, ठीक है, पैरालेलोग्राम। तो एक पैरालेलोग्राम है और इस पैरालेलोग्राम का जो शीर्ष है वो क्रम में है, यानी कि A B C और D, और विकर्ण मेरे भाई एक BD हो गया, एक विकर्ण ये AC हो गया। तो ये कह रहा है कि ये दोनों आपस में बिंदु O पर मिलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन जो है वो सही नहीं होगा? पहला ऑप्शन है कि BOC और AOD जो है आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, यानी कि आपस में ये जो है साइड एंगल साइड या एंगल एंगल सास लगाई बैठी आस ससुर की, मैंने आपको सिखाया है ना फाउंडेशन में, सास लगाई बैठी आस ससुर की, ठीक है, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, साइड साइड साइड, ये तीनों प्रॉपर्टी जिनसे जोन से दो ट्राइंगल में मैच होती हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं ट्राइंगल। तो कह रहा है इनमें से गलत कौन सा है? तो कह रहा BOC और AOD है ना, तो BOC और AOD बिल्कुल ये कॉन्ग्रुएंट होंगे मेरे भाई, ये सही है, ठीक है, मतलब इसकी गलत नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। ABC और ADC, ABC ठीक है, और ADC बिल्कुल आमने सामने, ये भी सही है। AOD COD, AOD COD, यहीं पे मामला बिगड़ गया भैया। AOD और COD ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, ऐसी कोई गारंटी नहीं होती है। आमने सामने वाले कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं पैरेललोग्राम के अंदर। क्यों? क्योंकि आमने सामने वाले मेरे प्यारे भाई कई सारी बातें हो जाती हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल निकल आएंगे, है ना, साइडें कॉमन निकल आएंगे, ये साइडें कॉमन निकल आएंगे, तमाम सारी बातें, है ना। अगला सवाल, बगल बगल वाले कॉन्ग्रुएंट होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत बताओ। चिपक के सवाल ये पूछा जा रहा है आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में, और मैंने आपको बताया था कि 10 अभाज्य संख्याओं का जो, ये तो मैंने फाउंडेशन में रटवाया है ना आपको, कि स्टार्टिंग की जो 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं उनका योग 129 होता है। तो क्योंकि ये 10 है तो भाग लगा दोगे, 12.9 आंसर आ जाएगा, है ना। अब आप कहोगे सर ये क्या है? ये मैंने रटवाया है भाई, फाउंडेशन बैच में हेडिंग डलवा के लिखवाई है मैंने। जब मैंने नंबर सिस्टम चैप्टर आपको पढ़ाया है ड्रीम रेलवे के अंदर, तो ड्रीम रेलवे बैच में मैंने ये बात आपको बताई है, पॉइंट लिखवा कर, है ना, नोट बनवा कर कई सारे। जब मैंने आपको नंबर सिस्टम चैप्टर में अभाज्य संख्या वाला टॉपिक पढ़ाया था, तो वहां ये बताया है मैंने आपको कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 1 से 200 तक कितनी होती हैं, 200 से 300 तक कितनी होती हैं, सबसे छोटी कौन होती है, 2 अंकों की सबसे बड़ी कौन होती है, 3 अंकों की सबसे छोटी कौन होती है, तमाम सारी बातें। 10 अंकों स्टार्टिंग की 10 का योग कितना होता है, तो वो 129 होता है। तो 10 का भाग लगा देंगे हम, मेरे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो फिर अगर आपको नहीं याद है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा भाई, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 पूरा लिखो आप, है ना, 10 संख्याएं, तब जोड़ो सबको, वो नहीं करना हम लोगों को। आगे, ए और बी की आयु का अनुपात दिया है 4 और 7, तो 4 और 7 ले लेंगे यहां पर। ये कह रहा 8 वर्ष बाद उनकी आयु 2 और 3 है, 8 साल के बाद 2 और 3 का अनुपात हो जाएगा मेरे भाई। अगर हम 8 साल इनका बढ़ा दें तो 2 और 3 का अनुपात हो जाएगा। ए और बी की आयु का योग अभी क्या है, अभी, तो मेरे भाई देखो अभी 7 और 4 11 है ना, 11 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है, 44। नहीं करेंगे सॉल्व, कोई कुछ कर लेगा क्या है? कर दो सर, करना पड़ेगा फिर तो अंतर वाला लगाना पड़ेगा भाई। 4 और 7 में 3 का अंतर है, तो नीचे गुणा कर दो, नीचे के अंतर का ऊपर गुणा, ऊपर के अंतर का नीचे गुणा, है ना। तो 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, 4 से 6 जा रहे हो, 2 बढ़ रहे हो, रियल में आप 8 साल बढ़ रहे हो, 2 की वैल्यू 8, 1 की 4 हो गई, 7 और 4 11, 11 योग पूछा है ना, तो 11 चौके 44, ठीक है। बट करने की आवश्यकता थी नहीं कोई। 2 वस्तुएं 3000 प्रत्येक में बेची गई हैं, पूरे लेन देन में कोई हानि और कोई लाभ नहीं हुआ है। एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचा गया है, दूसरी को कितने % की हानि पर बेचा गया होगा। लल्लू 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 सवाल, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब ये लिखा हो कोई हानि और कोई लाभ नहीं हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस, तो इस बात का मतलब होता है कि टोटल सीपी जो है वस्तुओं का वो बराबर है मेरे प्यारे भाई टोटल एसपी के, ठीक है। तो उसी से ये वाला सवाल आपका हो जाएगा। जैसे दोनों वस्तुएं मिला के 3000 रुपए में बेची गई हैं, मतलब प्रत्येक वस्तु, एक वस्तु 3000 की, तो टोटल एसपी कितना होगा दोनों का, 3 और 3 6000 होगा, और टोटल सीपी भी दोनों का 6000 होगा। ये एक अच्छी बात यहां इस सवाल में आप समझ रहे होंगे, क्योंकि कोई लाभ और कोई हानि नहीं हुआ, तो टोटल एसपी और टोटल सीपी बराबर हो जाते हैं। तो जितना एसपी उतना टोटल दोनों का मिला के सीपी होगा। अब मुद्दा वाली बात यह है कि आपको यहां पर पहली वाली वस्तु का सीपी पता करना पड़ेगा। भाई ये 6000 तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य है ना, पहली का क्रय मूल्य कितना है ये पता करना पड़ेगा। पहली का विक्रय मूल्य तो पता ही है आपको 3000 है, दोनों का विक्रय मूल्य सेम है, पहली का क्रय मूल्य कितना है ये निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे? वो निकालेंगे मेरे प्यारे भाई आप यहां से कि एक वस्तु को आप 25% के लाभ पर बेच रहे हो, 25% की वैल्यू 1/4 होती है, 4 की चीज को 5 में बेच रहे हो, सवाल कह रहा है 3000 में बेच रहे हो, 5 की वैल्यू 3000, 1 यूनिट की वैल्यू 5 × 30 600 हो जाएगी, ठीक है। कई लोग सोच रहे होंगे सर यहाँ तो 6000 लिख रहे हो, यहाँ 3000, अरे भाई ये टोटल एसपी है, कहां चला जाता है तुम्हारा दिमाग एकदम इधर उधर। ये कुल क्रय मूल्य दोनों का मिलाकर, मैं एक वस्तु की बात कर रहा हूं जिसपे 25% का लाभ हुआ है।
तो एक की वैल्यू 600 होगी तो 4 की वैल्यू 2400 हो जाएगी। यानी कि ये वस्तु जो 25% के लाभ पर बेची गई है इसका क्रय मूल्य 2400 रुपए है और दोनों का क्रय मूल्य 6000 है। तो जो दूसरी वाली वस्तु बच रही है उसका क्रय मूल्य क्या होगा, 6000 माइनस 2400 यानी कि 3600। और दूसरी बेची कितने में गई है, 3000 में। 3600 की चीज को 3000 में बेच दिया, 600 का घाटा हो गया 3600 पर, 6 36, 1/6 का लॉस हो गया। 1/6 का मतलब होता है 16 से 2/3%। खत्म सवाल। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 23। पाइप ए 18 घंटे और 27 घंटे में ए और बी जो है भर सकते हैं। सी पूरी टंकी को 54 घंटे में खाली कर सकता है। कुल मिला के 3 पाइप हैं, ए बी सी। ए 18 घंटे में भर सकता है, बी 27 घंटे में भर सकता है, सी 54 घंटे में उड़ा देता है, खाली कर देता है। एलसीएम 18 27 54 का 54 ही हो जाएगा। 18 3 54, 27 दूनी 54, 54 एकम 54, लेकिन माइनस में आ जाएगी बात। यहाँ पर कह रहा है कि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए, सी को 12 घंटे बाद बंद कर दिया जाए। तो तीनों एक साथ खोल दिए जाएंगे तो 3 और 2 5 माइनस 1 4 पानी जाएगा, 4 यूनिट पानी जाएगा, 12 घंटे तक जाएगा। 48 यूनिट ये लोग पानी डाल देंगे टंकी में। 12 घंटे तक क्यों जाएगा, क्योंकि 12 घंटे बाद ही बाबू सी को बंद किया है। तो भैया 54 में से 54 लीटर की टंकी थी, 48 लीटर पानी जा चुका है टंकी के अंदर। तो कितना पानी अभी बचेगा, यहाँ पर 6 लीटर पानी अभी और हमें डालना है। कह रहा कि पाइप ए और बी मिलकर टंकी का शेष भाग का 1/3 कितने समय में भर देंगे, कितने मिनट में भर देंगे। तो 6 लीटर का 1/3 कितना होगा, 2 लीटर। 2 लीटर को ए और बी मिलकर कितने समय में भरेंगे, तो 3 और 2 5 के हिसाब से 2/5 घंटे में भरेंगे। 2/5 घंटे को मिनट में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। गुड क्वेश्चन है ना। तो मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो 60 का भाग लगाओ, 5 से 60 कटेगा 12 बार, 12 दूनी 24 मिनट में ये जो है शेष टंकी का 1/3 भाग जो है भरेंगे। सवाल नंबर 24 आज की क्लास का। एक व्यक्ति किसी विशेष कंपनी के शेयरों का क्रय विक्रय यानी कि ट्रेडिंग करता है शेयर मार्केट में। ठीक है, खुरपे हाथ में आने वाले हैं इसके। इसका मूल्य पिछले दिन से 10% कम हो गया है। क्या है, किसका मूल्य कम हो गया। एक व्यक्ति किसी विशेष कंपनी के शेयरों का क्रय विक्रय करते समय देखता है कि इसका मूल्य पिछले दिन से 10% कम हो गया, शेयर का मूल्य है ना। अगले दिन वृद्धि की प्रत्याशा में वह ऐसे अगले दिन के लिए रखता है, लेकिन शेयर का मूल्य पिछले दिन से फिर 8% कम हो जाता है और उसके खुरपे हाथ में आ जाते हैं। फिर वह अपने शेयर को बेचता है, 12,420 प्राप्त करता है। पिछले दिन अगर उसने बेचा होता तो वो कितने रुपए बचा सकता था। वाओ, सुपर डीलक्स सवाल। ठीक है, अब ये सुपर डीलक्स कैसे है, तो पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई इस सवाल में कि शेयर है कितने का। ठीक है, कैसे पता करोगे, देखो 10% तो घाटा उसको पहले दिन लग गया, 8% दूसरे दिन लग गया बेचारों को उम्मीद में, तो ओवरऑल घाटा कितना लगा पहले आप ये निकालो, है ना। 10 + 8 - 10 × 8/100 ये वही लग जाएगा कॉन्सेप्ट यहाँ पे सक्सेसिव वाला, लगातार घाटे पे घाटा हो रहा है ना। तो 10 और 8 18, 0 0 कट गया 0.8, 18 - 0.8 करोगे 17.2% का घाटा उसको हो गया। अब 100% का अगर शेयर है तो 17.2% उसका शेयर कम हो गया। तो शेयर कितने का बचेगा मेरे प्यारे भाई, आपका यहाँ पर शेयर कितने का बचेगा, 82.8% का शेयर बचेगा। और सवाल में कितना वो प्राप्त कर रहा है, 12,420 प्राप्त कर रहा है। तो 82.8% की वैल्यू जो है वो 12,420 है। ठीक है, यदि उसने इसे पिछले दिन बेचा होता तो कितने रुपए बचा सकता था। तो मेरे प्यारे भाई ये जो एक्स्ट्रा 10% तो पिछले दिन कम, मतलब पहले दिन कम हो ही रहा था, ये जो उसका 8% बढ़ा, अगर वो पिछले दिन बेचता तो वो यही रुपए वो बचा लेता, इसका लॉस उसको नहीं होता। तो ये 17.2% जो ओवरऑल कम हुआ है उसमें से 10% माइनस कर दो भैया आप यहाँ पर, जो पहले वाले दिन का जो घटाया था। तो कितना बचेगा, मतलब कितने रुपए बचा सकता है वो, 7.2% बचा सकता है। तो आपको यहाँ पे 7.2% की वैल्यू पता करनी है। सवाल कैलकुलेटिव हो गया यार ये तो फिर, है ना। क्या 828 से 72 आ सकता है इस जिंदगी में, अगर ऐसा हो जाए तो मजा ही आ जाए मेरे प्यारे भाई। 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, ये तो बहुत ही लल्लू है। 14 दूनी 28 की 8 हासिल 2, 14 सत्ते 98 और 2 बात नहीं बनेगी भाई। मतलब मैं ये देख रहा हूं कि 4 दूनी 8, कोई ऐसा नंबर मिल जाए कि मजा आ जाए मेरे दोस्त। यहां पर 8 और 8 9 से तो कट रहा है भाई, ये 9 8 72, 9 से काटो, 9 9 81, 9 बार गया, 9 दूनी 18 यानी कि 92, और यहाँ 8 से 92 तो कटता नहीं है, 4 से काट लो 23 और 4 दूनी 8, 23/2, 23/2 का गुणा इधर करना। थोड़ा मैं ये अपना एक वो कर रहा हूँ, देखते हैं मामला सेट होता है कि नहीं। ठीक है, बड़बड़ा मत जाना। 3 चौके 12, मतलब 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 गुणा 23। ठीक है, 0 23 एकम 23 की 3 हासिल 2, 23 दूनी 46 और 2
48 की 8 हासिल 4, 23 छिक्का, ये तो किसी प्रकार से कोई मामला सेट हो नहीं रहा। पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी क्या यार, मैं नहीं करना चाह रहा था। 12,420 इंटू 7.2 अपॉन 82.8 ये सब करना पड़ेगा यार। है पॉइंट से पॉइंट हटाओ मेरे प्यारे भाई आप यहाँ पर, इसको काट दो 9 8 72, इसको काट दो 9 निम्मा 81, 1 बचा 9 दूनिया 18, फिर इसको 2 से काट दो 4 बार, इसको 2 से काट दो 46 बार, फिर इसको 2 से काट दो 2 बार, इसको 2 से काट दो 23 बार। अब ये 2/23 में वहां पे कर रहा था डायरेक्ट, समझो ये कैलकुलेशन दिमाग में हो गई थी हमारे, बड़बड़ाया मत करो मेरे प्यारे भाई, ठीक है। बुल्ला 23 का भाग लगाओ यार इसमें, 23 चौके 92 और 23 पंचे 115, काटो जरा इसको, कटेगा ये मजबूरी है क्योंकि पॉइंट में आंसर नहीं है ना। 23 पंचे 115, 8 बचेगा यहां पर, समझे, या कि 9 बचेगा 92, 23 चौके 92, 540 आएगा, 2 का गुणा करो 540 में 1080 आंसर आ जाएगा भैया। ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है। 1080 रुपए बचा सकता है वो, बहुत ही सुंदर, तालियां हो जाएं। 1080 रुपए बचा सकता है। सवाल नंबर 25 आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और ये आपका होमवर्क है। निम्नलिखित तालिका दिए गए वर्षों में विभिन्न पदों को दर्शाती है। तालिका कहां पे है, अरे वाह, यहाँ पे विनोद है मेरे दोस्तों, है ना, हमारा टाइपिंग वाला जो भाई है, उसकी लड़ाई हो जाती है, उसकी पत्नी से अक्सर रूठ जाती है मेरे दोस्त, तो मनाता रहता है। हमारे जैसे आदमी की बात अलग है, शादी वादी हुई नहीं है, तो उम्मीद करेंगे क्लास में आपको बड़ा आनंद आया होगा। बहुत मन से मैंने आपकी ये क्लास ली है और बहुत ही बेहतरीन सवाल कराए हैं और बहुत सच में बहुत अच्छे तरीकों से कराए हैं। तारीफ जरूर करना कमेंट बॉक्स में, ठीक है मेरे भाई, मैं अपने मुंह से भी करता ही रहता हूँ। आगे बढ़ते हैं, और अगर आप नए हैं हमारे साथ जुड़ के तैयारी करनी है तो फुंतुर जी ऐप अपने फोन में आप डाउनलोड कर लीजिएगा। नेम नंबर ईमेल आईडी वगैरह डालकर लॉगिन करके एप्लीकेशन के अंदर आइए भैया। हमसे पूरा मैथ पढ़िए 0 लेवल से इन सभी एग्जामों के लिए, हमसे पूरी रीजनिंग भी पढ़िए, हम दोनों सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। जीके जीएस हमारे सर पढ़ाते हैं, साइंस के भी हमारे टीचर हैं, और जो सबसे बेस्ट बैच है रेलवे एग्जाम्स के लिए वो यही है, कंबाइंड ड्रीम रेलवे बैच, ठीक है भाई, द बेस्ट कंटेंट। चलिए चलते हैं, कोई बात हो, कोई और चीज कहनी हो तो कमेंट में जरूर लिखना। क्लास को पूरा देखना लास्ट तक, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्लास थी बहुत, और शेयर जरूर कर देना। नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ऐप डाउनलोड कर लो, फुंतुर जी जुड़ो हमारे साथ। चलो, लव यू ऑल, बाय बाय मेरे प्यारे भाई, टेक केयर।